अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कुछ पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कौन-कौन से क्वेश्चंस पहले पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इसमें हमने आउटपुट डिटरमिन करनी है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। तो इसमें हमारे पास एक सैंपल नाम की क्लास है जिसका सिर्फ एक डाटा मेंबर है जिसका नाम एक्स है। अ, उसके कंस्ट्रक्टर हमने लिखा है जो कि उसका पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर में वो एक पैरामीटर ले रहा है, तो उसको साथ ही मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट को इस्तेमाल करते हुए हम एक्स के अंदर वो वाली वैल्यू लिखवा रहे हैं। उसके बाद हम डिस्प्ले नाम का एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जो वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होगा। उसमें हम सी आउट कर रहे हैं वैल्यू इज़ इक्वल कोलन आगे एक्स को हम सी आउट कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये वाला जो मेंबर फंक्शन था इसको हमने कॉन्स्ट रखा है, इसको हमने कांस्टेंट रखा है। हर वो मेंबर फंक्शन जिसमें हम चाहते हैं कि हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, सिर्फ उसको उस वैल्यू को रीड करना चाहते हैं, तो उस मेंबर फंक्शन को हम कांस्टेंट रखते हैं कि हम एक्सीडेंटली भी उसके अंदर किसी वैल्यू को चेंज नहीं करें। अब जब हम इस मेंबर फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे तो इसमें हम किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसको रीड ओनली रहने देते हैं। उसके बाद हम सैंपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम ओबीजे है, उसमें 10 पास कर रहे हैं। मतलब कि उसमें जो एक्स है उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 10 के साथ। उसके बाद हम एक पॉइंटर बना रहे हैं सैंपल स्टैटिक पीटीआर। एक पॉइंटर है जो सैंपल क्लास का है। पॉइंटर्स क्या होते हैं? मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर्स, और उसके अंदर हम एड्रेस डाल रहे हैं एम्परसेंड ओबीजे। एम्परसेंड को हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। एम्परसेंड इस्तेमाल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी वेरिएबल का अगर हम एड्रेस गेट करना चाहें तो उसके लिए हम एम्परसेंड इस्तेमाल करते हैं। एम्परसेंड इसको हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो हम ओबीजे के एड्रेस को पीटीआर के अंदर जो पॉइंटर हमने लिया है उसके अंदर डाल रहे हैं। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं पीटीआर डिस्प्ले। इसके अंदर जो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेटर, इसको हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं। जब हम सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब डॉट का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। जब पॉइंटर्स इस्तेमाल करते हैं तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये वाले ऑपरेटर्स को। पॉइंटर्स के साथ हम हमेशा ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे किसी भी डाटा मेंबर को या किसी भी मेंबर फंक्शन को गेट करने के लिए। तो हम पॉइंटर के थ्रू डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब जो पॉइंटर था वो पॉइंट कर रहा था ऑब्जेक्ट क्लास, जो ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम का जो ऑब्जेक्ट था उसको पॉइंट कर रहा था। और जब हम इसके थ्रू डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो ओबीजे में एक्स की वैल्यू 10 है, उसके डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया तो ये वाला चलेगा। जब ये चलेगा आ जाएगा वैल्यू कॉलन एक्स की वैल्यू क्या आती है 10। तो इसका जो है वो आएगा वैल्यू, इसकी जो आउटपुट वैल्यू कॉलन 10, क्योंकि ओबीजे के अंदर 10 पड़ा हुआ था। और ये पॉइंटर ओबीजे को ही पॉइंट कर रहा था। जो पीटीआर है इसके अंदर ओबीजे का ही एड्रेस है। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमने इसकी आउटपुट डिटरमिन करनी है। जो पहले था उसके साथ बिल्कुल ये सिमिलर है। उसमें सैंपल नाम की क्लास थी, इसमें टेस्ट नाम की क्लास है, एक ही डाटा मेंबर है हमारे पास, इसका नाम एक्स है। हम इसके कंस्ट्रक्टर में मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट को इस्तेमाल करते हुए उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं एक्स की वैल्यू को। उसके बाद एक्स डिस्प्ले नाम का एक मेंबर फंक्शन है जो एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा है। हमने सबसे पहले टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम था obj1, और उसमें हम 10 पास कर रहे हैं। जब 10 पास करेंगे तो वो x की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 10 के साथ। उसके बाद हम कर रहे हैं टेस्ट obj2, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम obj2 था। इक्वल का निशान लगा के हम आगे लिख रहे हैं obj1। तो जैसा कि हम इसमें जैसे जब इसके ऊपर किया था तब भी इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, मतलब कि ओबीजे 1 के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है उसके साथ ओबीजे 2 को इनिशियलाइज कर दो, वही वैल्यू ओबीजे 2 के अंदर आ जाएंगी। तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही डाटा मेंबर था जिसका नाम एक्स था।
तो जो कुछ एक्स के अंदर पड़ा हुआ था, obj1 के एक्स के अंदर पड़ा हुआ था, वही कुछ obj2 के एक्स के अंदर भी चला जाएगा। तो उसके बाद हम obj2 डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो 10 ही आना चाहिए, क्योंकि हमने उसको इनिशियलाइज किया था 10 के साथ। तो ये इसका भी obj2 के अंदर 1 के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ था वो obj2 के अंदर चला जाएगा। देखें इसकी आउटपुट नीचे आ रही है, x इज इक्वल टू 10। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये पास पेपर्स का क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन ये आपको पॉइंटर्स और एम्परसेंड ऑपरेटर की वर्किंग समझने में मदद देगा। इसमें हमारे पास इंटीजर टाइप का एक नंबर नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 10 पड़ा हुआ है। उसके बाद हम इंटीजर का एक पॉइंटर क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लिख रहे हैं इंट स्टैटिक पॉइंटर। ये आमतौर पे देखें अगर आप, तो ये इस तरह भी लिखा होता है, इंट के साथ स्टैटिक और स्पेस देकर पॉइंटर। दोनों का मतलब सेम है। या इंट स्पेस स्टैटिक पॉइंटर लिख दें या इंट स्टैटिक स्पेस देकर पॉइंटर लिख दें, तो दोनों का मतलब सेम है। तो पॉइंटर नाम का एक मैं पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ और उसके अंदर एड्रेस कौन सा डाल रहा हूँ, एम्परसेंट नंबर, मतलब कि जो नंबर वेरिएबल का एड्रेस है वो इस पॉइंटर के अंदर चला जाए। पॉइंटर वेरिएबल्स आर यूज्ड टू पॉइंट टू अ मेमोरी लोकेशन। तो इसको क्या कमेंट भी किया हुआ है साथ, अ पॉइंटर टू एन इंटीजर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल। ठीक है। उसके बाद हम सी आउट करवा रहे हैं नंबर को, उसके बाद सी आउट करवा रहे हैं एम्परसेंट नंबर को। तो देखें जब हमने सी आउट करवाया, इसको ज़रा हम एक दफ़ा रन करके देखते हैं। जब हम सी आउट करवाएंगे नंबर को, तब हमारे पास आउटपुट आएगी 10। इनको वन बाय वन हम करते हैं। इसको मैं ज़रा कमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ हम इसको करवाते हैं सी आउट। जब मैंने नंबर को सी आउट करवाया तो ये आ गया 10, क्योंकि नंबर में क्या पड़ा हुआ था, 10 पड़ा हुआ था। तो इसको मैं अब कमेंट कर रहा हूँ और सेकंड लाइन को अब देखते हैं कि एम्परसेंट नंबर के अंदर क्या पड़ा हुआ है। एम्परसेंट जो है वो एड्रेस ऑपरेटर है, और ये एड्रेस को शो करवाएगा। एड्रेस आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा। जब इसको हमने रन किया, तो ये देखें ये आ रहा है 0x61ff08। ये मेमोरी में एड्रेस है कि ये वेरिएबल मेमोरी में इस जगह पे पड़ा हुआ था, इस एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ था। उसके बाद हम स्टैटिक का जो सिंबल है, स्टार का जो सिंबल है, इसको इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिक के सिंबल को इस्तेमाल करते हैं डी रेफरेंस करने के लिए। तो एक नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इसको देखते हैं। इसमें एम्परसेंड ऑपरेटर, एम्परसेंड नंबर लिखा हुआ है, इतनी लाइन। जो ये एम्परसेंड नंबर है ये हमें उसका एड्रेस देती है, उस मेमोरी लोकेशन का, उसका रेफरेंस बताती है कि किस जगह पे ये पड़ा हुआ है। और जो ये बाहर स्टैटिक का सिंबल हमने लगाया है, स्टैटिक का सिंबल उसको डी रेफरेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टैटिक का सिंबल ये शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है कि इस मेमोरी लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है। तो इसको हम ज़रा रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। जब मैंने इसको रन किया तो इसकी आउटपुट आ रही है 10, मतलब कि एम्परसेंड नंबर, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, उसको स्टैटिक किया तो डी रेफरेंस कर दिया, तो उस पे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। उसके बाद अगला यूज केस देखते हैं हम। अगला है, हम देखना चाह रहे हैं कि पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है। जो हमने पॉइंटर नाम का एक पॉइंटर ऊपर क्रिएट किया था, उसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं क्या पड़ा हुआ है। तो इसको जब हम रन करते हैं, तो ये एड्रेस शो करवा रहा है। मैंने आपको जैसे ऊपर पहले बताया कि पॉइंटर जो है वो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये वही एड्रेस को स्टोर करवा रहा है, शो करवा रहा है जो नंबर वेरिएबल का एड्रेस था। तो उसको हमने इसके अंदर सेव किया हुआ है, इसलिए वही हमें शो करवाएगा। लास्ट है, अगर हमने ये देखना हो कि पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसके लिए जैसे आपको पहले बताया हम स्टैटिक का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इधर मैंने पहले पॉइंटर लिखा था, अब इधर लिख रहा हूँ स्टैटिक पॉइंटर। अब ये हमें ये बताएगा कि उस पॉइंटर की जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहां पे क्या पड़ा हुआ है। इसको डी रेफरेंसिंग भी कहते हैं। तो ये आपको 10 शो करवा रहा है।
तो हम पॉइंटर्स क्रिएट कर सकते हैं किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का भी, हम पॉइंटर्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप का भी। तो उसका तरीक़ाकार सेम है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का स्टोर करना है, तो उसके लिए भी आप सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, साथ स्टैटिक का सिंबल लिखेंगे, आगे उस पॉइंटर का नाम लिखेंगे। इधर उसका नाम मैंने पॉइंटर ही रख दिया है, आप इसको पीटीआर रख दें या जो आपका दिल करे, जिससे ये चीज़ पता लगे कि ये एक पॉइंटर है, वो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये एक और पेपर का क्वेश्चन है जिसमें हमने इसकी आउटपुट निकालनी है। एक क्लास है टेस्ट नाम की, उसका एक ही डाटा मेंबर है जिसका नाम एक्स है। इसका कंस्ट्रक्टर, इसमें हम मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट को इस्तेमाल करते हुए एक्स के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं, जो भी वैल्यू वो पैरामीटर के तौर पे देगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। उसके बाद एक गेट नाम का फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है एक्स की वैल्यू को। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे नाम का, उसमें 10 पास कर रहे हैं, उसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया। फिर हम कर रहे हैं सी आउट ओबीजे डॉट एक्स। अब जो एक्स था ये प्राइवेट था, लेकिन जब आपको पता है कोई प्राइवेट डाटा मेंबर हो तो उसको हम आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये प्राइवेट था, इसको जब हम डॉट एक्स करेंगे, देखें साथ वो एरर भी दे रहा है कि इज़ डिक्लेयर्ड इनएक्सेसिबल, मतलब ये इनएक्सेसिबल है, ये प्राइवेट है, तो इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद एक और लाइन है जो वैलिड लिखी हुई है, लेकिन उससे जो ऊपर वाली लाइन है उसके अंदर एरर है। जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तब ये कंपाइल टाइम एरर हमें दे देगा, ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो अगर प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा तो इसकी आउटपुट भी नहीं आएगी। तो आपने इसकी आउटपुट में लिखना है इट इज़ अ कंपाइल टाइम एरर and its output will not be generated। एक और एग्जांपल है जिसमें हमने इसकी भी आउटपुट डिटरमिन करनी है। इसमें हमारे पास एक बेस क्लास है जिसके अंदर डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है जो सी आउट कर रहा है बेस क्लास डिस्प्ले। तो उसके बाद एक ड्राइव्ड क्लास है जिसका नाम भी डिराइव्ड है, वो पब्लिकली इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को। उसमें भी एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जो सी आउट कर रहा है ड्राइव्ड क्लास डिस्प्ले। तो इसमें हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ड्राइव्ड क्लास का ओबीजे नाम का, फिर हम करते हैं ओबीजे डॉट डिस्प्ले। तो इससे तो वाज़ह है कि हम ओबीजे डॉट डिस्प्ले करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ड्राइव्ड क्लास के अंदर जो डिस्प्ले का फंक्शन है उसको कॉल करेगा और इसकी सी आउट आएगी, इसकी आउटपुट आएगी ड्राइव्ड क्लास डिस्प्ले। उसके बाद हम करें ओबीजे डॉट बेस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले। जो ये वाला सिंटेक्स है ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ये अगर हम एक्सप्लिसिटली बेस क्लास को कॉल करना चाहें उसके लिए हम ये वाला सिंटेक्स लिखते हैं। तो ये एक्सेस बेस क्लास फंक्शन है। तो ये क्या करेगा कि हमने जो बेस क्लास के अंदर डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था उसको कॉल करेगा। इसको हमने फंक्शन हाइडिंग की है डिस्प्ले नाम का एक सेम नेम का फंक्शन बना के, लेकिन जब हम बेस को कॉल करना चाहेंगे, बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करना चाहेंगे, तब हम ओबीजे डॉट बेस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले ये वाला सिंटेक्स को इस्तेमाल करते हुए ये बात वाजिया कर देंगे कि हमने बेस क्लास की डिस्प्ले को कॉल करना है। जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो इसकी ये वाली आउटपुट आएगी डिराइव्ड क्लास डिस्प्ले, उसके बाद बेस क्लास डिस्प्ले, क्योंकि ओबीजे डॉट डिस्प्ले जिस टाइप का ऑब्जेक्ट था उसी के फंक्शन को कॉल करेगा। और जब हम नीचे एक्सप्लिसिटली बता देंगे कि बेस क्लास के डिस्प्ले को कॉल करना है तो उसका ये सिंटेक्स लिखा हुआ है, तो ये बेस क्लास के डिस्प्ले को पेरेंट क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा, उसकी सी आउट आएगी बेस क्लास डिस्प्ले। नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसमें भी हमने इसकी आउटपुट डिटरमिन करनी है। इसमें एक रेक्टेंगल नाम की क्लास है जिसके अंदर लेंथ और विड्थ नाम के दो इसके डाटा मेंबर्स हैं। सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर लिखा, कंस्ट्रक्टर को मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट से इनिशियलाइज कर दिया, लेंथ को भी ज़ीरो के साथ और विड्थ को भी ज़ीरो के साथ। उसके बाद हम उसका एक मेंबर फंक्शन लिख रहे हैं जिसका नाम है सेट लेंथ। ये मेंबर फंक्शन रेक्टेंगल क्लास का ही एक रेफरेंस रिटर्न करेगा, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और ये ले क्या रहा है, ये एक एल नाम का वेरिएबल एज अ पैरामीटर ले रहा है। इसमें हम लेंथ को एल के साथ इनिशियलाइज करवा रहे हैं, उसके बाद
हम कर रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न स्टैटिक दिस। जो दिस का कीवर्ड है ये है पॉइंटर टू द करंट ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, इस मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा है, ये उसी का पॉइंटर है। और जब हम इसके साथ स्टैटिक लगा देते हैं तब इसको हम डी रेफरेंस कर रहे हैं। इसकी जो डाटा टाइप थी वो थी रेक्टेंगल एम्परसेंड, मतलब कि एक इसका ऑब्जेक्ट था जो उसने रिटर्न करना था। जब हम स्टैटिक दिस करते हैं तब वो वाला ऑब्जेक्ट जो इसको कॉल कर रहा था उसी को ये रिटर्न कर देगा। उसके बाद सेम इसी तरह सेट विड्थ का है। सेट विड्थ में हम पैरामीटर ले रहे हैं डब्ल्यू नाम का, उसको हम इनिशियलाइज करा रहे हैं विड्थ को उसके साथ। और जो ये है ये भी रेक्टेंगल एम्परसेंड इसकी रिटर्न टाइप है। ये चीज़ बताती है हमें कि ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, रेक्टेंगल क्लास का ही एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो इसको भी हम स्टैटिक दिस करके रिटर्न कर रहे हैं। मतलब कि दिस किसको रेफर करता है? दिस पॉइंटर है जो करंट ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है उसको रेफर कर रहा होता है। उसके बाद एक एरिया का हमारे पास मेंबर फंक्शन है जो कांस्टेंट है, वो रन कर रहा है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसमें हमने रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम RECT था, और उसके बाद एक लाइन लिखी है जिसको हम मेथड चेनिंग कहते हैं। मेथड चेनिंग क्या चीज़ है? अगर हम एक ही लाइन के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कॉल करें, सॉरी एक से ज़्यादा मेंबर फंक्शंस को कॉल करें एक लाइन के अंदर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, एक ऑब्जेक्ट कौन सा है? RECT रेक्ट, उसके थ्रू हम इधर देखें दो मेंबर फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। एक का नाम है सेट लेंथ, एक का नाम है सेट विड्थ। दो मेंबर फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, इस चीज़ को हम मेथड चेनिंग कहते हैं। मेथड चेनिंग हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर क्या है? वो रिटर्न करता है अपने आप को दोबारा फिर से वापस। सबसे पहले हम मेथड चेनिंग का देखते हैं। मेथड चेनिंग इज अ टेक्निक फॉर इन्वोकिंग consecutive मेथड कॉल्स, मतलब कि consecutive एक के बाद दूसरा, हम अगर मेंबर फंक्शंस को चलाना चाहें उसके लिए हम मेथड चेनिंग करते हैं। मेंबर फंक्शंस दैट रिटर्न void कैन रिटर्न अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट इंस्टेड। जैसे ऊपर हमने देखा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के साथ एम्परसेंड लगाया था, इसका क्या मतलब था कि रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट। रेक्टेंगल क्लास थी उसी का ही ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। रिटर्न करने का तरीकाकार क्या है? एंड स्टैटिक दिस हम रिटर्न करेंगे। उसके बाद द रेफरेंस कैन देन बी यूज टू कॉल अनदर मेथड। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है, ये देखें, RECT ऑब्जेक्ट था, डॉट लगा के हमने सेट लेंथ कर दिया और उसके अंदर 10 पास कर दिया। जब हम ये करेंगे सेट लेंथ, तो ये वाला ऊपर वाला मेथड कॉल होगा, इसमें लेंथ इज इक्वल टू एल कर देंगे, मतलब लेंथ के अंदर 10 की वैल्यू चली जाएगी। जब 10 की वैल्यू चली जाएगी उसके बाद वो कर रहा है रिटर्न स्टैटिक दिस। रिटर्न स्टैटिक दिस का मतलब ये है कि वो वाला जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा था, वो RECT थे जो इसको कॉल कर रहा था, उसी को उसने रिटर्न कर दिया है। उसी को जब रिटर्न कर देगा, इतनी चीज जो है उसमें वो चल गई, उसने लेंथ को इनिशियलाइज़ करा दिया। बाद में उसी पॉइंटर के थ्रू जो हम स्टैटिक दिस रिटर्न कर रहे थे, उसके थ्रू हम अगला फंक्शन कॉल करेंगे। वो है सेट विड्थ 5। तो फिर सेट विड्थ ये वाला फंक्शन कॉल होगा और इसमें डब विड्थ के अंदर हम 5 को डाल देंगे। और हम कर रहे हैं दोबारा फिर से रिटर्न स्टैटिक दिस, कि उसी वाले ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट ने उसको कॉल किया था। इस तरीके से होगा क्या? इस तरीके से एक ही लाइन के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, चला सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज हम कर सकते हैं। उसके बाद हम सी आउट कर रहे हैं एरिया कोलन रेक डॉट एरिया। अब जो RECT था, रेक था, उसकी विड्थ और हाइट ऊपर, लेंथ और विड्थ हमने ऊपर इनिशियलाइज कर चुके हैं। और जो ये वाली लाइन थी इसको हम मेथड चेनिंग कहते हैं। ये जब भी आपने करनी है मेथड चेनिंग अचीव करनी है, उसके लिए आपकी जो रिटर्न टाइप है वो उसी क्लास का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा, और नीचे जो आपने रिटर्न करना है वो स्टैटिक दिस होगा। और दिस क्या है? दिस एक पॉइंटर है जो क्लास का ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है, उसी को रेफर कर रही होती है। तो जब इसको हम करेंगे, इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तब
आपको जो एरिया है वो देगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जो इधर हमारा है, तो वो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 वो 50 होगा। इसकी आउटपुट नीचे आपको नज़र आ रही है, एरिया इज इक्वल टू 50। इधर हम दिस पॉइंटर को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। एक क्लास में हमारे पास स्टूडेंट है, उसमें एक एज नाम का डाटा मेंबर है और ये इसका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर आ रहा है वो भी एज नाम का ही आ रहा है। तो अब हम इसमें एज इज इक्वल टू एज नहीं कर सकते। उसको कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, उसे नहीं समझ लगेगी कौन सी एज को किस एज के साथ हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम दिस पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। दिस पॉइंटर क्या कर रहा है? दिस पॉइंटर पॉइंट्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। अब ये दिस उसके बाद मेंबर एक्सेस ऑपरेटर लगा के एज लगा रहे हैं, तो ये चीज़ ये वाज़ह करती है कि इस ऑब्जेक्ट का जो एज है इज़ इक्वल टू एज, उस एज के साथ इनिशियलाइज़ करो जो हमारे पास एज़ अ पैरामीटर आ रही थी। तो जैसा हमने पहले देखा था, जो दिस पॉइंटर है, दिस पॉइंटर रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका उसका जो जो डाटा मेंबर्स फंक्शंस होंगे उनको दिस रेफर कर रहा होगा। दिस एक पॉइंटर है जो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। तो हम मेन में देखें स्टूडेंट एस 20। तो जब हमने 20 इसको पास किया तो इस 20 का नाम इधर एज है, तो हम कह रहे हैं दिस एज इज इक्वल टू एज। ये दिस किसको रेफर कर रहा है? ये एस को रेफर कर रहा है। ये दिस इज अ पॉइंटर दैट इज रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट कॉल्ड एस। ये जो एस ऑब्जेक्ट है उसको रेफर कर रहा है। फिर हम एस डॉट शो कर रहे हैं तो देखिए नीचे आउटपुट में एज इज इक्वल टू 20 आ रहा है। अगर हम दिस को इस्तेमाल नहीं करें, वैसे करें एज इज इक्वल टू एज, तो हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि किस एज को किस एज के साथ इनिशियलाइज करवाना है। तो ये एक स्पेसिफिक इस्तेमाल है। हमने दिस के दो इस्तेमाल देख लिए हैं कि अगर सेम नेम हो पैरामीटर्स का और डाटा मेंबर का, तब हम दिस को यूज़ करते हुए ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डाटा मेंबर है उसको इनिशियलाइज करना है पैरामीटर वाले के साथ, जैसे डाटा मेंबर इज इक्वल टू पैरामीटर। और दूसरा हमने देखा था मेथड चेनिंग में इसका इस्तेमाल होता है। मेथड चेनिंग का सिंटेक्स आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है। जो अभी हमने देखा है मेथड चेनिंग के अंदर उसी क्लास का हम रेफरेंस रिटर्न कर रहे होते हैं। जैसे क्लास का नाम रेक्टेंगल था, आगे एंड का सिंबल लगा दिया, तो ये रेफर कर रहा है कि इसी क्लास का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न करना है। जब रिटर्न करना है तब अपना आपने स्टैटिक दिस करना है। ये करने का फ़ायदा क्या होगा? इससे हम मेथड चेनिंग कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम है जिसमें भी हमने आउटपुट उसकी प्रिडिक्ट करनी है। तो ये प्रोग्राम है फाइल हैंडलिंग में से। तो सबसे पहले हम इनपुट फाइल स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं फाइल नाम का, और उसमें एक प्रोग्राम हम ओपन कर रहे हैं, एक फाइल हम ओपन कर रहे हैं जिसका नाम है डाटा डॉट टी एक्स टी। फिर हम चेक कर रहे हैं इफ़ नोट फाइल, मतलब अगर फाइल ओपन नहीं होती तो सी आउट कर देगा कि एरर ओपनिंग प्रो फाइल, और साथ में वो रिटर्न वन कर रहा है। ये हमने देखा था जब रिटर्न वन करते हैं तो इससे इससे मुराद ये होती है कि हमारा जो प्रोग्राम है अनसक्सेसफुली टर्मिनेट किया गया है। रिटर्न ज़ीरो करते हैं तो रिटर्न ज़ीरो का मतलब सक्सेसफुली। उसके बाद स्ट्रिंग का एक हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट क्रिएट कर रहे हैं लाइन नाम का। उसके बाद हम इसको वाइल लूप के अंदर कर रहे हैं वाइल गेट लाइन। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं। तो गेट लाइन का जो फंक्शन है आमतौर पे हम स्ट्रिंग्स को गेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये 3 पैरामीटर्स लेता है। पहला स्ट्रीम, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा डिलीमीटर। डिलीमीटर होता है कि वो वाली चीज़ जो 2 चीज़ों को आपस में जुदा करती है, जैसे डॉट है, जैसे कॉमा है, उसको हम डिलीमीटर कहते हैं। तो ये इसका गेट लाइन का जो फंक्शन है उसका ये प्रॉपर सिंटैक्स है। सबसे पहले हम स्ट्रीम बताते हैं, फिर हम उसके बाद स्ट्रिंग बताते हैं, और तीसरा हम डिलीमीटर बताते हैं। तो यही चीज़ जो स्ट्रीम थी वो हम इनपुट फाइल स्ट्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम फाइल है। लाइन वो वाला स्ट्रिंग का वेरिएबल है जिसमें हमने इनपुट लेनी है और उनको सेपरेट करना है सेमीकोलन से।
तो हमने सिंगल कॉमास के अंदर सेमीकोलन बताया, डिलीमीटर जो 2 स्ट्रिंग्स को या 2 चीज़ों को आपस में सेपरेट करता है। तो सी आउट क्या करना है, रीड सेगमेंट, और जो कुछ हम रीड करेंगे उसको लाइन को हमने इधर सी आउट करवाना है, उसके बाद एंडल। कहता है कि अज़्यूम डाटा डॉट टीएक्सटी कंटेन्स, इसमें क्या है, नेम 1, फिर एज 1, फिर सिटी 1, फिर सेमीकोलन के बाद नेम 2, कोलन आ रहा है, कोलन के बाद एज 2, फिर सेमीकोलन, फिर उसके बाद सिटी 2। तो ये वाला डाटा है उस फाइल के अंदर पड़ा हुआ, इसको रीड करना है उसने। फाइल के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए लाइन के वेरिएबल के अंदर उसको रीड करना है। रीड कैसे करना है, कब तक करना है, जब तक सेमीकोलन नहीं आ जाता। जब ये प्रोग्राम चलेगा, फाइल में से रीड करेगा तो लिखा हुआ आएगा रीड सेगमेंट, ये वाली है जो उसकी आउटपुट आएगी। रीड सेगमेंट सेमीकोलन, सॉरी कोलन, ये वही है जो उसके साथ आ रहा था, नेम 1 आ जाएगा। इसके बाद नेम 1 के बाद डिलिमीटर था, उसको वो इग्नोर कर देगा। दोबारा फिर से जब ये लूप चलेगी तो रीड सेगमेंट एज 1, फिर रीड सेगमेंट सिटी 1, फिर रीड सेगमेंट नेम 2। उसने रुकना था सेमीकोलन पे, लेकिन ये कोलन आ गया तो साथ में एज 2, उसके बाद सेमीकोलन था इसलिए वो रुक गया। अगली लूप चलेगी तो ये सिटी 2, ये इसकी आउटपुट आएगी। ये इसका कोड देखें दोबारा फिर से कि रीड सेगमेंट, उसके बाद कोलन, उसके बाद स्पेस, ये आनी ही आनी है। उसके बाद उसने लाइन में रीड करना है, कब तक रीड करना है, जब तक सेमीकोलन नहीं आ जाए। नीचे ये देखें, नेम 1, फिर सेमीकोलन आ गया। पहली दफ़ा यहाँ तक रीड करेगा, सेगमेंट 1 कोलन नेम 1 आएगा, फिर बस एज 1 को लेगा, फिर वो सिटी 1 को लेगा, उसके बाद नेम 2 कोलन एज 2 को लेगा। उसने रुकना कहाँ पे था? रुकना इस वाले सिंबल पे है, सेमीकोलन पे। लेकिन इधर कोलन था तो इसलिए ये सारी चीज़ को ऐसे ही वो सी आउट करवाएगा, उसके बाद सिटी 2 को। ये इसकी आउटपुट आएगी। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि इस कोड का जो मिसिंग कोड है, इस प्रोग्राम का जो मिसिंग कोड है वो लिखना है। और साथ में उसने बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शन के साथ इम्प्लीमेंट कर रहा है ये कोड। इसमें जो पहला कोड मिस है वो है जो हमारी बेस क्लास है उसमें एक मेक साउंड का फंक्शन है जिसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मिसिंग है। और दूसरी जो चीज़ मिसिंग है वो है हमारे पास फंक्शन है डेमोन्स्ट्रेट पॉलीमॉर्फिज्म नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, वो उसका जो कोड है वो मिसिंग है। क्लासेस की हायरार्की कुछ इस तरह है कि एनिमल क्लास है, उसके बाद डॉग क्लास है जो एनिमल से इनहेरिट कर रही है, कैट क्लास है जो एनिमल से इनहेरिट कर रही है। तो अगर तो हमारे पास ये वाला प्योर वर्चुअल फंक्शन इसको अगर अगर हम बनाते तब हम इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करते। लेकिन जैसा कि ये एक वर्चुअल फंक्शन है तो इसमें मेक साउंड में एनिमल की भी जिस तरह हमने डॉग की हुई है, जैसे डॉग की जो है मेक साउंड वो ओवरराइड कर रहा है उस फंक्शन को। ये उसके बाद एनिमल कैट की जो है मेक साउंड कर रहा है वो ये वाली है। इसी तरह हमें इसकी भी देनी पड़ेगी। इसको हम कंपाइलर में लिख के तो फिर इसका बाकी का कोड लिखते हैं। तो जिस तरह हमने दूसरों का इम्प्लीमेंटेशन दी है उसी तरह इसकी भी देंगे। सी आउट एनिमल मेक्स अ साउंड, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट एनिमल का होगा तो ये वाला चलेगा, अगर डॉग का ऑब्जेक्ट होगा तो ये वाला चलेगा, अगर कैट का होगा तो ये वाला चलेगा। उसके बाद जो ये वाला फंक्शन था इसमें सिंपली करना उसने जैसे ऊपर बताया डेमोन्स्ट्रेट पॉलीमॉर्फिज्म। डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास एज अ पैरामीटर आ रहा है, उसको हम सिर्फ कॉल करना है हमने। हम सिंपली ये करेंगे एनिमल डॉट मेक साउंड। उसके बाद जब इसको हम रन करेंगे तो दो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक डॉग का और एक कैट का। तो उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट पॉलीमॉर्फिज्म में पहले डॉग पास कर रहे हैं, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट पॉलीमॉर्फिज्म वाले फंक्शन में कैट पास कर रहे हैं। जब हम डॉग इसको पास करेंगे तो डॉग का जो मेक साउंड वाला है उसकी सी आउट आएगी, और जब हम इसको पास करेंगे कैट वाला तो कैट का जो फंक्शन है मेक साउंड का वो वाला चलेगा। लेकिन अगर इन केस हम एनिमल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते और उसके थ्रू मेक साउंड का फंक्शन कॉल करते तो फिर वो उसका जो ऊपर वाला जिसकी अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन लिखी है कि सी आउट एनिमल मेक्स अ साउंड वो वाला कॉल होता। एक ये वाला क्वेश्चन है
जिसमें हमारे पास क्लासेस दी हुई हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। उसके बाद वो कहता है कि अगर हमारे पास इंट ए बी सी डी ये हों वेरिएबल्स, तो ये वाली लाइन्स हम लिखें, ए ओबीजे ए, इस सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ए क्लास का, बी क्लास का, ये सी क्लास का, ये डी क्लास का। उसके बाद ये जो लाइंस लिखी हैं, क्या इनमें एरर आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे पहले ये है a इज इक्वल टू ओबीजे ए डॉट प्रोटेक्टेड डाटा ए। तो हम देख लेते हैं ऊपर इसमें जो इस नाम का जो है फंक्शन, ये लिखा इस नाम का वेरिएबल्स था, सॉरी, ये लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड डाटा। तो ये प्रोटेक्टेड था, जिसको वो एक्सेस कर रहा है वो प्रोटेक्टेड था, ओबीजे ए डॉट प्रोटेक्टेड डाटा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई हैं कि अगर कोई प्रोटेक्टेड है डाटा मेंबर, तो उसको क्या हम मेन से एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो ओबीजे ए के थ्रू प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो प्रोटेक्टेड को आपको पता है सिर्फ इनहेरिट वाली क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं, मेन के अंदर नहीं कर सकते। तो ये एरर है, ये वाली लाइन नहीं चलेगी, इसमें एरर है। उसके बाद देखें ये डिफरेंट उसने फंक्शंस और डाटा मेंबर्स लिखे हुए हैं, तो अगर आपको पता है इन चीज़ों का कि जो पब्लिक है उसको हम मेन से एक्सेस कर सकते हैं, जो प्रोटेक्टेड है उसको मेन से एक्सेस नहीं कर सकते, और जो प्राइवेट है उसको भी मेन से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर इन बातों का आपको पता है तो आप इनको देख के इजीली गैस कर सकते हैं। जिनके एंड पे पैरेंथेसिस आ रही हैं वो मेंबर फंक्शंस हैं, ऊपर उनको चेक कर लें। अगर मेंबर फंक्शन उसका पब्लिक है तो फिर ये लाइन एरर नहीं देगी। अगर उसका प्राइवेट है मेंबर फंक्शन तो उसको हम मेन में से एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह इन सब के सामने आपने लिख देना है कि इसमें एरर है या नॉट एन एरर।